आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है। मिर्जापुर में ही जमालपुर थाना आता है और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है जयपट्टी कलां। 4 अक्टूबर 2022 की सुबह जमालपुर थाने में वीरेंद्र नाम का एक युवक चिंतित अवस्था में पहुंचा। उसने पुलिस को अपने पिता संतोष कुमार भारती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वीरेंद्र ने बताया कि उसके पिता अचानक गायब हो गए थे और काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। जब परिवार ने हर संभव कोशिश कर ली और कोई रास्ता नहीं बचा, तो वह मदद के लिए पुलिस के पास आया। पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए संतोष कुमार भारती की तलाश शुरू कर दी। जयपट्टी कलां गांव में संतोष का परिवार बेहद परेशान था। उनका अचानक यूं गायब हो जाना पूरे गांव के लिए भी एक पहेली बन गया था। पुलिस जांच के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आया था। हर गुजरते दिन के साथ यह मामला और उलझता जा रहा था। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो संतोष के घर पहुंची और परिवार से पूछताछ की। घर वालों ने बताया कि संतोष सुबह खेत के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। जांच के दौरान वीरेंद्र ने पुलिस को एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि जब वह अपने पिता को ढूंढ रहा था तो उसे रास्ते में उनके दोस्त रविंद्र गौड़ मिले। जब वीरेंद्र ने रविंद्र से अपने पिता के बारे में पूछा तो उनका बर्ताव अजीब और संदेहास्पद लगा। रविंद्र के हावभाव से ऐसा लग रहा था कि वह कुछ छिपा रहे हैं। वीरेंद्र ने पुलिस से गुजारिश की कि वे रविंद्र से पूछताछ करें, क्योंकि शायद उनके पिता के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। वीरेंद्र की बात सुनने के बाद पुलिस को भी लगा कि रविंद्र से पूछताछ करना जरूरी है, क्योंकि यह मामला जितना साधारण दिख रहा था उतना नहीं था। पुलिस ने रविंद्र से पूछताछ का मन बना लिया ताकि इस गुमशुदगी की गुत्थी सुलझाई जा सके। इसके बाद बिना देर किए इंस्पेक्टर मनोज कुमार अपने टीम के साथ रविंद्र गौड़ के घर पहुंच गए। रविंद्र घर पर ही मिल गया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो रविंद्र का बर्ताव और उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और वह बार बार नजरें चुरा रहा था। यह देख पुलिस को यकीन हो गया कि रविंद्र कुछ जानता है, लेकिन वह सच छिपा रहा था। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने सख्ती से रविंद्र से पूछताछ करने का मन बनाया, लेकिन इस बीच पुलिस की नजर उसके घर के पुराने शौचालय के पास बिखरी हुई मिट्टी पर पड़ी। वहां भारी मात्रा में ताजा मिट्टी बिखरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में शौचालय के अंडरग्राउंड टैंक में भी मिट्टी डाली गई हो। यह दृश्य देखकर पुलिस को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब इंस्पेक्टर मनोज ने रविंद्र से इस बारे में सवाल किया तो उसके माथे पर पसीना आने लगा और वह थरथर कांपने लगा। उसकी हालत देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि मामला गंभीर है। रविंद्र के मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए और उसकी चुप्पी ने पुलिस के शक को और बढ़ा दिया। फौरन पुलिस ने शौचालय की टंकी का ढक्कन खुलवाया और जैसे ही ढक्कन खुला, सबके होश उड़ गए। टंकी के अंदर संतोष कुमार की लाश मिली, जो साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रही थी कि उनके साथ कोई भयानक साजिश रची गई थी। पुलिस ने रविंद्र गौड़ को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। थाने पहुंचते ही एसएचओ ने रविंद्र से दोबारा सख्ती से पूछताछ शुरू की। पहले तो रविंद्र ने टालमटोल करते हुए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपने खास अंदाज में सवाल करना शुरू किया, रविंद्र का हौसला टूट गया। सख्ती के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसने सारी सच्चाई उगल दी। रविंद्र के मकान के शौचालय के टैंक से गायब संतोष कुमार की लाश मिलने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जैसे ही यह खबर गांव वालों तक पहुंची, मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। आक्रोशित भीड़ ने रविंद्र और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और किसी तरह भीड़ को काबू में लाया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रण में किया ताकि आगे कोई और हिंसा न भड़के। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने रविंद्र गौड़ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या, 201 सबूत मिटाना और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज कर लिया। रविंद्र से गहन पूछताछ के दौरान पुलिस को और भी चौंकाने वाली जानकारी मिली। जांच के दौरान 2 और नाम सामने आए, रविंद्र का बेटा गौतम गौड़ और मृतक संतोष कुमार भारती की बेटी सुमन। इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस नए मोड़ ने पूरे मामले को और जटिल बना दिया, जिससे यह साफ हुआ कि हत्या एक साजिश का हिस्सा थी। संतोष कुमार भारतीय की हत्या में उसकी सगी बेटी सुमन, रविंद्र प्रसाद गौड़ और रविंद्र के बेटे गौतम गौड़ का हाथ था। पूछताछ में एक कहानी सामने आई
वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। मिर्जापुर जिले के जयपट्टी कलां गांव में संतोष कुमार भारती अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां थीं। इसी गांव में रविंद्र प्रसाद गौड़ अपनी आटा चक्की चलाता था। साथ ही उसने झाड़ फूंक का काम भी शुरू कर रखा था। आटा चक्की पर आते जाते समय संतोष और रविंद्र की मुलाकात हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। दोनों शराब पीने के शौकीन थे और यही आदत उनकी दोस्ती की मुख्य वजह बन गई। दोनों अक्सर साथ बैठकर शराब पीते, जिससे उनका रिश्ता और भी मजबूत होता चला गया। रविंद्र का संतोष के घर अक्सर आना जाना शुरू हो गया, जिससे वह उनके परिवार के साथ घुल मिल गया, मगर उसकी नीयत साफ नहीं थी। पहले उसने संतोष की पत्नी सोनी पर गलत नजर डाली, लेकिन जब इस मंशा में वह नाकाम रहा तो उसकी गंदी नजर संतोष की जवान हो रही बेटी सुमन पर टिक गई। धीरे धीरे वह सुमन के करीब आने की कोशिश करने लगा और अपनी चालाकी से उसे अपने जाल में फंसाने की साजिश रचने लगा। 20 वर्षीय सुमन उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जिसे देखकर रविंद्र अपना आपा खो बैठता था। रविंद्र को सुमन से अपनी भावनाएं व्यक्त करने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। उसकी उम्र से आधी उम्र की सुमन को पाने की चाह में वह इतना दीवाना हो गया था कि अक्सर किसी न किसी बहाने संतोष के घर पहुंच जाता था। एक दिन जब घर में आटा नहीं था, सुमन रविंद्र की आटा चक्की पर आटा लेने गई। वहां संयोगवश रविंद्र अकेला था। आटा देने के बहाने उसने सुमन के हाथ को अपने हाथों में थाम लिया, लेकिन सुमन ने झटके से हाथ छुड़ाकर हंसते हुए घर की ओर लौट गई। रविंद्र की हर हरकत उसके दिमाग में घूमती रही और उसे लगा कि शायद रविंद्र उसकी ओर आकर्षित है। धीरे धीरे इशारों और स्पर्श से शुरू हुआ उनका यह खेल अब छिपकर मिलने तक पहुंच चुका था। दोनों की मोबाइल पर भी लंबी बातें होने लगी थीं। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। कुछ ऐसा ही रविंद्र और सुमन के बीच होने लगा। जहां रविंद्र अक्सर संतोष के घर आ धमकता था, वहीं सुमन भी आटे या अन्य सामान के बहाने रविंद्र की चक्की पर पहुंचने लगी। भले ही सुमन रविंद्र से आधी उम्र की थी, लेकिन उनकी हरकतों के चर्चे पूरे गांव में फैलने लगे। गांव में रविंद्र और सुमन की बढ़ती नजदीकियों की चर्चा जब संतोष और उसके परिवार तक पहुंची तो वे हक्के बक्के रह गए। यह बात सुनकर उन्हें पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपने आसपास के लोगों से सुनी गई बातों की पुष्टि की तो उनकी चिंता बढ़ गई। एक रात सोनी देवी ने संतोष से कहा कि अब उनकी बेटी सुमन बड़ी हो गई है और रविंद्र का उनके घर आना जाना उन्हें परेशान करने लगा है। उन्होंने कहा कि गांव के लोग इस बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि वे सुमन के लिए कोई अच्छा घरवर देखकर उसकी शादी कर दें। सुमन ने अपने माता पिता की इस बातचीत को चुपके से सुन लिया। सुबह होते ही उसने बिना किसी को बताए रविंद्र को अपने मोबाइल पर संदेश भेजकर इस बात की जानकारी दे दी। सुमन ने शाम को रविंद्र से खेतों में मिलकर कहा कि उसके पिता उनकी शादी तय करने वाले हैं, इसलिए उन्हें कुछ जल्दी करना चाहिए। रविंद्र ने उसे आश्वासन दिया कि वह ऐसा होने नहीं देगा और जल्द ही कोई योजना बनाएगा। रविंद्र ने उसे विश्वास दिलाया कि वह आज ही कुछ निर्णय लेगा। घर लौटने के बाद उसने ठान लिया कि संतोष को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा और इस योजना के बारे में सुमन को भी बता दिया। सुमन ने अपने प्रेमी की बात मानते हुए योजना में शामिल होने का फैसला किया। अब रविंद्र मौके की तलाश में जुट गया। 4 अक्टूबर 2022 की सुबह संतोष खेतों की ओर जा रहा था। तभी रविंद्र ने उसे चाय पीने के बहाने अपने घर बुलाया। संतोष, जो रविंद्र की साजिश से अनजान था, उसके घर पहुंच गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, रविंद्र ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद रविंद्र ने अपने बेटे गौतम की मदद से संतोष के शव को पुराने शौचालय के टैंक में छिपा दिया और इसके ऊपर मिट्टी डालकर उसे ढक दिया ताकि किसी को इसकी जानकारी न हो। रविंद्र अब बेफिक्र था और संतोष के गायब होने के बाद पुलिस और उसके परिवार की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। लेकिन उसकी यह साजिश ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रह सकी और आखिरकार वह अपने ही जाल में फंसकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार की मूल्यों और संबंधों का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। प्रेम और सच्चाई पर आधारित रिश्तों को निभाने की आवश्यकता है। हमें हमेशा अपने निर्णयों में समझदारी और जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम जीवन को बदल सकता है।